आप सभी दोस्तों का आज की क्लास में स्वागत करता हूं। और आपको मैं आज एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सेबी आईसीडीआर सेबी इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रेगुलेशंस 2009 हम शुरू करने जा रहे हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आपकी स्टडी का आज जो शुरू हो रहा है, ये बहुत सारे मैक्सिमम स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है इसे कंप्लीट कर पाना, इन कंसेप्ट्स को अच्छे से फुली डाइजेस्ट कर पाना और उन्हें रिप्रोड्यूस कर पाना। तो ये स्टूडेंट्स के लिए तो चैलेंज होता ही है, साथ में हम पढ़ाने वालों के लिए भी ये एक डॉन्टिंग टास्क है, एक बहुत बड़ा काम है। तो मैं आपको भी इस चीज़ के लिए मोटिवेट कर रहा हूँ और खुद को भी मोटिवेट कर रहा हूँ कि हमें इस काम को आज हम शुरू करने जा रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी भी है। और यहाँ आपको अ, बिल्कुल भी कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा डिलीवरी होगी कंटेंट की, और उस सब को आपको अच्छे से समझना होगा। और यहाँ पे ये बात बता दूं कि कुछ वर्ड्स को मैं यहाँ पे अज्यूम करके चलूंगा कि आपको वो आते हैं, अदरवाइज लेक्चर में स्पीड नहीं बन पाएगी, कंटेंट आपको बोरिंग लगेगा। तो कुछ वर्ड्स मैं अज्यूम करूंगा कि आपके पास उनकी नॉलेज है, और अगर आपके पास उन कंसेप्ट की नॉलेज नहीं है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 9818050252 पर संपर्क कर सकते हैं। तो आइए आईसीडीआर के बारे में, सेबी इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रेगुलेशंस 2009 के बारे में सबसे पहले तीन बातें जान लीजिए। तो हम तीन बातें इसके लिए सबसे पहले पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसको इंट्रोडक्शन, इसका सोर्स समझेंगे कि ये क्यों सेबी ने इतने भारी भरकम रेगुलेशंस बना दिए। ठीक है, तो इसका इंट्रोडक्शन जानना बड़ा जरूरी है, इसका सोर्स जानना बहुत जरूरी है कि ये कहाँ से आए हैं। दूसरी चीज है इसका एप्लीकेबिलिटी, कि किन पर ये कब कब ये एप्लीकेबल है। एप्लीकेबिलिटी, तो एप्लीकेबल है कब, और जहां आप एप्लीकेबिलिटी पढ़ते हैं तो वहां आपको एक चीज और पढ़नी पड़ती है, और वो है नॉन एप्लीकेबिलिटी। एप्लीकेबिलिटी और नॉन एप्लीकेबिलिटी क्या है इसकी, ये भी आपको यहाँ पर जाननी होगी। तो एप्लीकेबिलिटी और नॉन एप्लीकेबिलिटी, तो ये सबसे पहले काम, तो ये तीन काम हम कर लें। आईसीडीआर है क्या चीज़, इसका सोर्स क्या है, और कब ये रेगुलेशंस आए हैं। आपने सेक्शन 11 मुझसे पढ़ा सेबी एक्ट का, वहाँ सेबी की पावर्स पढ़ी, सेबी एक्ट का प्रियम्बल मुझसे पढ़ा, सेबी एक्ट, सेबी क्यों बनाया गया है आपको ये बात पता है। तो सेबी मार्केट को रेगुलेट करती है, और ये क्या है, रेगुलेशंस हैं। देखो ध्यान से, पॉइंट टू बी नोटेड हेयर, ये क्या है, रेगुलेशंस। और सेबी रेगुलेशंस कब बनाती है, जब सेबी मार्केट को रेगुलेट करना चाहती है। तो सोर्स क्या है, इसका सोर्स है जी सेबी एक्ट। आइए पहले हम इसे इंट्रोडक्शन में ये बात यहाँ पे नोट कर लेंगे। इन तीनों बातों को समझते हुए फिर मैं एक फ्लो चार्ट बनाऊंगा, पूरी रेगुलेशंस का एक पूरे पेज पर फ्लो चार्ट बनेगा। और आपको, क्योंकि कई दिन तक चलेगा ये काम हमारा, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम कितना आगे पहुंच चुके हैं और कितना नहीं। और उस फ्लो चार्ट के ऊपर एक जनरल क्वेश्चन, एक प्रोसीजर भी आ सकता है। तो आपका वो यूज होगा, वो फ्लो चार्ट काफी हद तक यूज होगा। एक तो आपको वो एक डायग्राम मिल जाएगा, एक नक्शा मिल जाएगा। आप किसी दुर्गम रास्ते पे जा रहे हैं और आपके हाथ में नक्शा है, और उस नक्शे में कुछ लैंडमार्क्स लिखे हुए हैं, है ना, कि आपकी मंजिल इतने किलोमीटर रह गई है, इतने किलोमीटर रह गई है। तो आपको एक हौसला बना रहता है, कॉन्फिडेंस बना रहता है कि हाँ भाई ठीक है, हम सही रास्ते पे जा रहे हैं, हम सही स्पीड पे जा रहे हैं। तो आइए इसके इंट्रोडक्शन, पहले ये तीन बातें पढ़ लें और उसके बाद
फिर हम उस फ्लो चार्ट को बनाएंगे। प्यारे बच्चों, मैं आपको बोल रहा हूँ कि हर एक वर्ड इसमें मैं नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगा। मैं आपको कुछ शब्दों को, हो सकता है कि मैं सारे शब्द ना या एक्सप्लेन करूं, लेकिन अगर आपको उस पर डाउट है तो आप मुझसे उससे पूछ सकते हैं, क्योंकि आप कंपनी लॉ भी पढ़ते हैं साथ में, आपके पास कंपनी लॉ की भी अच्छी नॉलेज है, आपने अपने डिफरेंट स्टेजेस पर कंपनी लॉ पढ़ते आ रहे हैं आप, तो मैं तो ये मानूंगा कि आपको वो नॉलेज है। मैं तो आपको अच्छा स्टूडेंट मान के चलूंगा कि आपको उन चीज़ों की नॉलेज है। जैसे फॉर एग्जांपल एक कंसेप्ट आएगा राइट शेयर्स, तो मैं तो मान के चलूंगा कि आपको पता है राइट शेयर्स क्या होते हैं। अब मैं अपना इस क्लास में समय बचाने के लिए राइट शेयर्स को डिफाइन नहीं करूंगा। हाँ, अगर आपको नहीं पता कि ये राइट शेयर्स क्या होते हैं तो फिर आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर टेक्स्ट करेंगे और मैं आपको क्लास के बाहर ही बता दूंगा कि राइट शेयर्स क्या होते हैं। एक एग्जांपल दिया। तो आइए अब हम शुरू करते हैं इस चीज़ को। पहली बात तो इन रेगुलेशंस के नाम को ही हम समझ लेते हैं कि ये रेगुलेशंस आई क्या हैं, आईसीडीआर कहाँ से आई हैं। दीज रेगुलेशंस जिनकी हम बात कर रहे हैं मे बी कॉल्ड, मे बी कॉल्ड, हाँ जी, इनका नाम क्या है, कॉल्ड द सेबी। आइए, इसका नाम हम जान रहे हैं, नाम लिख रहे हैं, ऊपर वैसे क्लास में लिखा था लेकिन आप इसका नाम दोबारा लिख लीजिए। इशू ऑफ, इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर। जब आप कैपिटल इशू करेंगे तो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा अपने बारे में। डिस्क्लोजर, नाम समझा रहा हूं बेटा, डिस्क्लोजर्स करने पड़ेंगे, बताना पड़ेगा। आपके चेहरे पे थोड़ी लिखा है कि आप ईमानदार हैं या आपके पास बिजनेस करने का एक्सपीरियंस है। आप देखो क्या कर रहे हो, आप क्या मांग रहे हो, आप लोगों से उनका पैसा मांग रहे हो। तो आदमी को अपना पैसा बहुत प्यारा होता है। कोई भी आदमी है, आप उससे उसका पैसा मांगोगे तो वो आपको टेढ़ी नजरों से देखेगा, वो आपको शक की निगाह से देखेगा। आप आजमा के देख लो। आपकी कोई बहुत अच्छा दोस्त है, उससे एक बार पैसे मांग के देख लो, पता लग जाएगा दोस्ती कैसी है। ठीक है, जब भी आप किसी से पैसे मांगेंगे तो वो पर्सन अनकंफर्टेबल फील करेगा, अनईजी महसूस करेगा। ठीक है, आप इसका प्रैक्टिकल करके देख लो अपनी लाइफ में। ठीक है, आप एक बारी किसी ऐसे आदमी से पैसे मांग कर देखो जिसे ये उम्मीद ना हो कि आप उससे पैसे मांग सकते हैं, अगर आप इस चीज का नजारा देखना चाहते हैं तो। और इशू ऑफ कैपिटल करके कंपनी क्या कह रही है, कंपनी जिसको हम जानते नहीं, पहचानते नहीं, हमें नहीं पता कि कौन है, क्या है, कहाँ से आई है, क्या को जाएगी, हमें कुछ नहीं पता इस बारे में, और वो हमसे हमारे पैसे मांग रही है। और वो पैसा हमने कैसे कमाया, अपना खून पसीना बेच बेच कर हमने वो पैसा कमाया, अपनी सांसें बेच बेच कर, टाइम बेच बेच कर वो हमने पैसा कमाया, और उस पैसे को वो कंपनी मांग रही है। तो कहते हैं जी जब आप मांग रहे हो तो ठीक है हम दे देंगे आपको पैसा, लेकिन आपको डिस्क्लोजर करना पड़ेगा जी। तो इसीलिए बोलते हैं सेबी। सेबी क्यों प्रीफिक्स किया इसके सामने, इन रूल्स एंड रेगुलेशंस के सामने सेबी का नाम प्रीफिक्स कर दिया। जब भी सेबी रूल बनाएगा, आप कोई भी सेबी के रूल एंड रेगुलेशन पढ़ोगे तो ब्रैकेट में उन रूल्स एंड रेगुलेशन का नाम होगा और उससे पहले प्रीफिक्स होगा सेबी। इसका मतलब ये होता है कि ये रूल्स एंड रेगुलेशन सेबी ने बनाए हैं। इसकी ऑथेंटिसिटी, इसकी पावर सेबी नाम जोड़कर सेबी डरा देती है। भाई पहले समझ लो ये हैं किसके, है ना। बात समझ में आए कि नहीं आए। कोई बहुत, है ना, कोई बहुत बड़े बाप का बेटा हो ना और पुलिस वाला उसके रोक ले, वो लाइसेंस बाद में दिखाता है, पहले बताता है तेरे को पता है मैं किसका बेटा हूँ, तेरे को पता है मैं कौन हूँ। ठीक है, तो कार्रवाई करने से पहले लोग अक्सर, है ना, अपने इस पावर को दिखाते हैं, तेरे को पता है मैं कौन हूँ। तो सेबी कहता है तेरे को पता है कि ये रूल्स एंड रेगुलेशंस किसके हैं, ये रूल्स एंड रेगुलेशन सेबी के हैं, इसीलिए सावधान हो जाना इन्हें पढ़ने से पहले। और क्योंकि सेबी एक्ट में पेनल्टीज बताए हैं ना हम आपको कि सेबी एक्ट को नहीं मानोगे, रूल्स एंड रेगुलेशंस को नहीं मानोगे, तो डिफरेंट पेनल्टीज पड़ी थी। और वहां पे एक एचबी पड़ी थी, 15 एचबी, याद करो उसको, कि कहीं जहां पे पेनल्टी नहीं भी लिखी और वहां सेबी की बात नहीं मानी तो 1 करोड़ का, 1 करोड़ तक का फाइन लग जाएगा आपके ऊपर।
तो इसीलिए सावधान हो जाओ दुनिया वालों, क्योंकि ये सेबी की बात है, सेबी के बनाया हुआ एक्ट है, रूल है, रेगुलेशन है, तो आपको ध्यान से देखना है। इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर्स, डिस्क्लोजर्स करने हैं। फिर ब्रैकेट बंद, ठीक है, ब्रैकेट, अभी एक वर्ड और भूल गया मैं यहाँ पे, रेगुलेशन लिखना, जो ब्रैकेट अभी बंद ना करो भाई, रेगुलेशंस, फिर ब्रैकेट बंद, फिर ईयर लिखता है यहाँ पे सेबी, ईयर, पहचान करने के लिए, क्योंकि सेबी इतने सारे रूल्स, इतने सारे, सेबी हर चीज के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है, हर चीज के लिए। मर्चेंट बैंकर के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएगा, स्टॉक ब्रोकर के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएगा, पोर्टफोलियो मैनेजर के लिए बनाएगा, स्टॉक एक्सचेंज के लिए बनाएगा, हर एक के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बताएगा। तो ऐसे में उन रूल्स एंड रेगुलेशंस की पहचान करने के लिए, उनकी आइडेंटिटी क्लियर करने के लिए ये जरूरी है कि सेबी, है ना, वैसे भी ये प्रैक्टिस चली आ रही है हमारे अंग्रेजों के ज़माने से हमारे देश में, कि कोई भी कानून बनता है तो उसके बाद वो साल लिखा जाता है कि वो कानून कब बनाया था। ठीक है, शाबाश। दीज रेगुलेशंस में बी कॉल्ड, अभी नाम लिखा हमने इनका, एंड हैव इशूड बाय, हैव बीन इशूड बाय, ठीक है, और इन्हें कौन इशू कर चुका है, इशूड बाय सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसे इशू कर चुका है। क्यों किया है सेबी ने, क्योंकि अंडर सेक्शन 30 ऑफ सेबी एक्ट, अंडर सेक्शन 30 ऑफ सेबी एक्ट, सेबी के पास रेगुलेशन बनाने की पावर है, 1992, ठीक है बेटा, हैव बीन इशूड बाय सेबी अंडर सेक्शन 30 ऑफ द सेबी एक्ट 1992। सेबी एक्ट का सेक्शन 30 आप पढ़ते हैं तो वहां सेबी को रेगुलेट करने की पावर है। सेक्शन 11 में भी बात आती है कि सेबी को रेगुलेट करने की पावर है। अगर सेबी एक्ट का प्रियम्बल पढ़ते हो तो वहां भी यह बात आती है कि सेबी को क्यों बनाया जा रहा है, मार्केट को प्रमोट करने के लिए। सेबी को क्यों बनाया जा रहा है, मार्केट को रेगुलेट करने के लिए। ठीक है जी, तो दीज रेगुलेशन, ठीक है, आइए आइए हम इसे एक बारी और आगे, हम इंट्रोडक्शन का ये लास्ट लाइन है और इसके बाद एप्लीकेबिलिटी और नॉन एप्लीकेबिलिटी पर आएंगे। दीज रेगुलेशंस, ठीक है, हम एप्लीकेबिलिटी की डेट बता रहे हैं। shall come into force या into force या इफेक्ट आप लिख सकते हैं फ्रॉम, डेट भी आपको याद होनी चाहिए, 26/8/2009, तो 26/8 यानी अगस्त में ये आई थी, 26/8/2009 से ये इनका, ये हम मानते हैं कि इनका आगमन हुआ। अब हम यहाँ पे दो बातें सीखेंगे, एक एप्लीकेबिलिटी और एक नॉन एप्लीकेबिलिटी। शाबाश बेटा, आइए बेटा, नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, एप्लीकेबिलिटी। तो मैं इसका एक एक मिलीमीटर, एक एक चीज इसके बारे में बताऊंगा, बहुत डिटेल में बेटा आपको पढ़ाऊंगा। कोई शॉर्टकट नहीं करूंगा, कोई कंजूसी नहीं करूंगा, जो बताना चाहिए वो आपको जरूर पता होगा इसके बारे में। कोई भी आपको एम्बिग्विटी, कोई भी आपको बात ऐसी नहीं होगी जो आपको पता होनी चाहिए और आपको ना पता हो, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं मैं बाकी रखूंगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आप लिखेंगे दीज रेगुलेशंस, कब कब ये रेगुलेशंस अप्लाई होंगी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट कहूंगा इसी में बेटा। दीज रेगुलेशंस, these regulations shall be applicable to, shall be applicable to, कहाँ कहाँ ये एप्लीकेबल होंगे, आप मेरे साथ एक लिस्ट बनाएंगे। ठीक है, आप पब्लिक इशू, अब मैं मानूंगा कि पब्लिक इशू का आपको पता है बेटा, क्योंकि देखो हर वर्ड मैं बताऊंगा तो सच बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, तो एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम भी हमें देखना है बेटा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू भी हमें देखना है। हम यहाँ पीएचडी करने के लिए नहीं बैठे हैं, हमें अपना एग्ज़ाम पास करना है, ये बात भी हमें सही है
क्योंकि वो नॉलेज किसी काम की नहीं होगी जो पास नहीं करवा पाएगी। तो मैं मान के चलूंगा कि इन टर्म्स की आपको नॉलेज है, नहीं है तो आप बेटा मुझसे क्लियर कर लेंगे, घबराएंगे नहीं। आपने घबराना नहीं है कि सर क्या कहेंगे कि मुझे ये भी नहीं पता। कोई बात नहीं बेटा, इग्नोरेंस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स नॉलेज। ठीक है। राइट इशू, लेकिन राइट इशू पर एक कंडीशन है। हर राइट इशू पर आईसीडीआर अप्लाई नहीं होता। राइट इशू पर भी एक कंडीशन है, लिख लीजिए, वेयर वेयर द एग्रीगेट वेयर द एग्रीगेट ठीक है, वैल्यू ऑफ स्पेसिफाइड वैल्यू ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज ऑफर्ड स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज ऑफर्ड, जहां पे टोटल सिक्योरिटीज ऑफर्ड की गई हैं राइट इशू के द्वारा, ठीक है, इज रुपीज 50 lakhs और मोर। यानी अगर आपका जो एग्रीगेट टोटल, जो यानी एग्रीगेट मतलब टोटल जो इशू 50 लाख रुपए से कम है, फिर यहाँ वहां पर उस राइट इशू पर ये where the aggregate value of the specified securities offered is rupees 50 lakh or more, तो जहां एप्लीकेबल है 50 लाख और उससे ज़्यादा पर ये एप्लीकेबल है, तो इसका मतलब ये है कि उससे कम पर ये एप्लीकेबल ही नहीं है, उससे कम पर ये एप्लीकेबल ही नहीं।